हेलो एंड वेलकम टू द बड़ा ज्ञान जोश बैच। आप बड़ा ज्ञान क्लासेस में हैं और मैं हूं आपका टीचर सुनील मिश्रा, जो कि आपको इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाता हूं। लेकिन आज जो हमारा सेशन, आज का जो हमारा क्लास है वो इंग्लिश की क्लास होने वाली है और 10th क्लास की है, और जिसमें कि हम क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पहलू को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप उस पर स्टडी करें, उस पर मेहनत करें, और आपकी मेहनत की बदौलत और हमारे काम की बदौलत, हमारी पूरे बड़ा ज्ञान क्लासेस के टीम के काम की बदौलत आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, यही हमारी इच्छा है। और इसीलिए हम एक से और तक एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी वो सारे वीडियोस जरूर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा या हेल्पफुल है। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर, एंड इफ यू आर स्टिल नॉट द सब्सक्राइबर ऑफ बड़ा ज्ञान, देन प्लीज राइट नाउ सब्सक्राइब द वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल। और इंग्लिश क्लासेस के बहुत सारे वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं, तो इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट ऑन दिस वीडियो, तो आप पहले उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, बिकॉज दैट विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर your examination, and that will help you to get a good marks in the examination. तो without any further delay, let's get started. तो आज जो हम लिटरेचर सेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं, और लिटरेचर सेक्शन में पे जिस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे उसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब होता है इसका भारत की झलक। आपको भी पता है हमारा भारत जो है एक बहुत विशाल देश है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और पॉपुलेशन तो आज हमारा 142-44 करोड़ के आसपास हो गई है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे भारत की खूबसूरती जो है, इसकी सुंदरता जो है, हर एक कोने में समाई हुई है। भारत की सुंदरता, इसकी अलौकिकता, इसकी खूबसूरती, इसकी आकर्षकता इतना मनभावन है कि किसी को भी ये बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। उसी में तीन ऐसे जगह की कहानी लेकर के ये चैप्टर आया है। एक्चुअली इस चैप्टर में 3 अलग अलग कहानियां हैं। एक है हमारा बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है हमारा कुर्ग की कहानी, और तीसरा है हमारा असम की कहानी। और असम में खासतौर पे जो टी प्लांटेशन होता है, जो वहां की विश्व प्रसिद्ध चाय जो होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल्ड में बताने की कोशिश की गई है। चाहे वो चाय की ओरिजिन हो जाए या चाय की पॉपुलैरिटी हो जाए। और आज भी आपको भी पता है कि चाय आज जो है वो पानी के बाद इस दुनिया का सबसे ज्यादा पीने वाला बेवरेज है। पानी के अलावा, पानी के बाद सबसे ज्यादा जो पिया जाता है इस दुनिया में वो चाय ही है। तो देखिए, हम इसको एक के बाद एक तीनों स्टोरीज को कवर करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इस एक ही वीडियो में हम तीनों स्टोरीज पे चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम बाय दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो कहानी है बाबू, वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, इस ए बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा को लिखे हैं लूसियो रॉड्रिग्स। लूसियो रॉड्रिग्स। तीनों कहानियां अलग अलग हैं, एक दूसरे से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन सिर्फ इतना है कि ये तीनों कहानियां हमारे अपने भारत देश की खूबसूरती को बयां करता है, यहाँ के डाइवर्सिटी को बयां करता है, यहाँ के अलग अलग टाइम पे हुई अलग अलग चीजों को बयां करता है। तो यही सिमिलैरिटी है। बाकी ये तीनों स्टोरीज एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंस है। तो लूसियो रॉड्रिग्स जो है वो एक कोंकणी भाषा के ऐसे लिखने वाले हैं, यानी ये कोंकणी भाषा के हैं, और वे बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे लिखे हैं। जर्नल्स में उनकी बहुत सारी कहानियां आई हैं, और उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट लेक्चरर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और ये एक बहुत ही सुंदर लेख है, जो लेख की एक्चुअली ये बिलोंग करता है किस जगह पे, ये कहानी जो है ये गोवा के इर्द गिर्द घूमती है। यानी गोवा के अंदर एक ऐसा समय था, आपको भी पता है कि गोवा जो है वो पुर्तगालियों का अड्डा था, यानी पुर्तगालियों का इस पे कब्जा था।
और जाहिर सी बात है कि कोई देश जब कहीं दूसरे जगह पे जाता है या कब्जा करता है या वहां लंबे समय तक रहता है तो वो वहां पे अपने यहां इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को प्रमोट करता है, वो वहां पे उस चीज को इस्तेमाल करता है। अंडरस्टैंड? तो वही चीज गोवा में भी होता है, क्योंकि पुर्तगाली आए और वहां पे उन्होंने डबल रोटी को, जिसको आज हम लोग पाव रोटी बोलते हैं, तो वो डबल रोटी को प्रमोट किए, मतलब वो चलाए और उसके बहुत सारे बेकरीज उन्होंने खोला। और एक समय ऐसा आता है कि गोवा में बेकरी जो है बड़ा ही गोवा का बेकरी जो है काफी फेमस हो गया और गोवा की जो डबल रोटी है वो गोवा की पहचान बन गई, वहां की संस्कृति में समा गई। संस्कृति में ऐसी समा गई कि किसी की शादी हो तो वो बिना वहां के डबल रोटी के संभव नहीं था। किसी को सौगात भेजना हो, जैसे कि कोई कहीं किसी के यहाँ जाता है तो वहां का जो मीठा जो डबल रोटी था वो बच्चों को बड़ा ही पसंद था। इस वजह से लोग एक दूसरे के यहाँ जब जाते थे, एज ए गेस्ट जाते थे या अपने मित्रों से मिलने जाते थे, तो वो उन डबल रोटी को लेकर के जाते थे। लेखक खुद यहाँ पे लिखता है कि जब वो बच्चा था, जब उनका बचपना चल रहा था, तो उस समय वो बहुत ज्यादा इस डबल रोटी के प्रति आकर्षित थे। वो हमेशा इसको लेना चाहते थे। सुबह जो है जब वो बेचने वाला आता था गली में, जब वो एक खास तरह के बांस से आवाज करता था, जैसे कि होता है ना, आप आइसक्रीम देखिएगा तो या तो वो डमरू बजाता है, अब तो बेल का जमाना है तो बेल बजाता है, या बहुत सारे सामान बेचने वाले कुछ ना कुछ ऐसा रिंग करते हैं, आवाज करते हैं, जिससे कि खास तौर पे ऑब्वियसली बच्चों को पता चले, लोगों को पता चले कि ये फलाना चीज बेचने आया है। तो ये जो ऐसी संस्कृति में समा गई कि लोग बरसों तक, बहुत सारे ऐसे बेकरी थे जो कि बंद तो हुए लेकिन उसकी खुशबू आज तक वहां की हवाओं में समाई हुई थी। लेखक खुद बताते हैं कि जब वो बच्चा थे तो उनको वहां के बेकरी का बना हुआ वो डबल रोटी का ऐसा स्वाद का चस्का लगा कि हर रोज सुबह जब तक उनको वो डबल रोटी का दर्शन ना हो उन्हें चैन नहीं होता था। कई एक बार तो लेखक बताते हैं कि ऐसा होता था कि जब वो सुबह में ब्रश तक नहीं किए होते थे, उनको वो खाने को मिल जाए तो वो खा लेते थे। कोशिश करते थे कि भैया हमको कोई मत बोलो ब्रश करने के लिए, पहले हम इसको खा लेते हैं। जैसे ही वो बेचने वाला गली में आता था, दौड़ के जाते थे लेखक और भी बहुत सारे बच्चों के साथ, और वहां पे वो उन चीजों उस डबल रोटी को खरीदने की होड़ लग जाती थी बच्चों में। हालांकि बेचने वाला थोड़ा अवॉइड करता था, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे थोड़ा नटखट होते हैं, खींच लेगा, गिरा उड़ा देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उसके लिए। लेकिन हमेशा एक बेचने वाले का बच्चों के साथ जो एक तालमेल हो जाता है, लेखक यहां पे कहते हैं कि उनका भी वो तालमेल उसके साथ हो गया था। अब जरा सा अगर हम बुक को देखें तो बुक में क्या है कि बिना हाथ मुंह धोए भी वो चले जाते थे, और मीठी रोटी जो है वो शादियों में खास तौर पे आकर्षण होता था। वो मीठी रोटी जो था, जिसको कि वहां के खास तौर पे लोग उसको पसंद करते थे, बनाते थे। और बेचने वाले के बारे में एक लाइन यहाँ पे बड़ा दिलचस्प देखने को मिलता है कि बेचने वाले एक खास तरह की पोशाक पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता था। एक्चुअली कबाई एक लंबा फ्रॉक हुआ करता था, एक फ्रॉक टाइप का, नॉट लाइक गर्ल्स फ्रॉक, लेकिन कुछ फ्रॉक के डिजाइन का ही हुआ करता था, जिसको वो पहना करते थे, जो लंबाई में घुटनों से थोड़ा अधिक होता था, तो घुटनों से थोड़ा ज्यादा होता था। ठीक है। और एक खास मीठी रोटी होती थी जिसका नाम था बोल नाम की वो मीठी रोटी थी, जिसके प्रति सारे लोग आकर्षित थे। और उस समय को जो है वो उस रोटियों से सैंडविच बनाया जाता था, केक बनाया जाता था, बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। शादियों का वो सौगात था, जैसे आज आप कोई लड़की विदा होकर के जब जाती है मायके से ससुराल तो मिठाई दिया जाता है या बहुत सारी चीज दिया जाते हैं। उस समय गोवा की ये प्रथा थी कि भले ही आप जितना सामान दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डबल रोटी जो खास तौर पे जो मीठी डबल रोटी थी वो जरूर जाएगा, उसका बंडल तो जरूर जाएगा भाई। है ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई शादी कि जब तक वो मीठी रोटी जाए नहीं बिना उसके। और वो एक खास तौर पे झंग,
ठीक है, इसकी आवाज निकाला करता था बेचने वाला। और जब भी उसके पास घर की नौकरानियां खरीदने आती थी तो वो उसको पहले संबोधन करता था गुड मॉर्निंग का करके, गुड मॉर्निंग बोलता था। उसके बाद वो आगे का प्रोसेस यानी वो बेचने की तरफ जाता था। और हमेशा लेखक जो है इसी कसमकस में रहते थे कि किस तरह से हमको जल्दी से जल्दी मेरा जो मन पसंदीदा है वो मिल जाए। अगर कोई भी मंगनी हो, इंगेजमेंट हो, है, उसमें भी उस तरह की डबल रोटियों का बड़ा ही बोलबाला था। हमेशा जो है लोग इन डबल रोटियों के, चाहे वो कोई भी पर्व हो, चाहे वो क्रिसमस आए या न्यू ईयर आए, किसी का बर्थडे हो, किसी का शादी हो, वैसे सभी आयोजनों पे उन डबल रोटी, जो वहां पे डबल रोटी बनाया जाता था, उन डबल रोटी को दिया जाता था, भेजा जाता था। लोग एक दूसरे को दिया करते थे। एक खास तौर पे कई बार अलग अलग तरह के मीठी ब्रेड भी बनाया जाता था और उसको वो एक बांस की टोकरी में लेकर के बेचने जाता था। लेखक आगे बताते हैं कि कई एक तरह के अलग अलग सांचे से बना हुआ, जिससे कि कुछ डिजाइन उभर के सामने आए, उस तरह का डिजाइन वाले भी जो है बनाया जाता था वो डबल रोटी, वो मीठी रोटी, जिसके कि बच्चे खास तौर पे दीवाने थे। लेकिन सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं था, बल्कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक था। तो पूरी कहानी का अगर हम सार देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि एक ऐसा चीज जो कि पूरे गोवा को एक किए हुए था, या एक खास जो कॉमन चीज थी, वो वहां पे बनाई गई मीठी रोटी थी, जो कि गोवा में उस समय खास तौर पे प्रचलित थी। और ये एक्चुअली में गोवा के गांव की कहानी थी, जो कि और पुर्तगालियों के छोड़ के जाने के बाद भी ये कहानी कंटिन्यू रहती है काफी समय तक, क्योंकि लोगों को जब किसी एक चीज की लत लग जाती है, और लत कोई खराब तो था नहीं, लत तो अच्छा ही था, तो इस पूरे कहानी का सार कि एक ऐसा चीज जो कि वहां के लोगों के लिए कॉमन था, कनेक्ट किया लोगों को, लोगों के जुबान पे चढ़ गई, लोगों की संस्कृति में समा गया, वहां के ट्रेडिशन में समा गया, वहां की पसंद बन गई, लोगों बच्चों से लेकर के जवान बूढ़ा हर किसी की एक खास पसंद बन गई। तो ये थी हमारी कहानी ए बेकर फ्रॉम गोवा। अब हम अगले कहानी की तरफ बढ़ते हैं रुख, जिसका नाम है कुर्ग। हमारी दूसरी कहानी जो है कुर्ग है, जो लोकेश अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली ये भारत के एक खास और खूबसूरत जगह के दृश्यों को बयां करता है। वो जगह जो है कर्नाटक का सबसे छोटा जिला बताया गया है। इसको कुर्ग कहा जाता है या कोडगु भी बोला जाता है, दोनों नाम इसी का बोला जाता है। ठीक है, लेखक बताते हैं कि ये एक ऐसा खूबसूरत जगह है जो मंगलौर और मैसूर के बीच में स्थित है। लेखक इसकी तुलना, इस कुर्ग की तुलना स्वर्ग से की है। ये इतना सुंदर, इतना मनभावन, इतना बेहतरीन जगह है कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जा सकती है। इसके अद्भुत नजारे हैं, रिवर राफ्टिंग होता है, माउंट क्लाइंबिंग होता है, लोग पहाड़ों पे वहां पे चढ़ते हैं, पेड़ वहां पे इतने सुंदर हैं, बहुत सारे छोटे बड़े जंगली जानवर वहां पे देखने को मिलते हैं, पशु पक्षियां इतनी सुंदर है, मतलब दैट लुक्स कंप्लीटली दैट इट इज इन द लैप ऑफ नेचर, कि ये प्रकृति की गोद में है, ये इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और स्वर्ग की तरह यहां पे प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। और शहर में सदाबहार जंगल, एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपको भी पता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो कैनोपी ट्रीज की तरह होते हैं, कैनोपी ट्रीज की तरह होते हैं, जो कि काफी आसमानों की तरफ ऊपर जाते हैं, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, सालों भर लगभग वर्षा होती है ऐसे जंगलों में। इस वजह से इसको सदाबहार जंगल बोलते हैं, इन इंग्लिश एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ये हमेशा सालों भर कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये हरा भरा दिखाई पड़ता है। तो जनरली यहाँ के जंगल जो है वो सदाबहार जंगल है, मसालों के बागान है, कॉफी के बागान है। और अब समझ सकते हैं कि इतने सारे बागान यहाँ पे होते हैं, तो ये यहाँ पे एक बेहतरीन दृश्य उभर करके सामने आता है। कुर्ग एक स्वर्ग से दिखाई पड़ता है। लेखक आगे बताते हैं कि
जनरली जो पर्यटक है वो यहाँ पर वो सितंबर से मार्च के दौरान, सितंबर से लेकर के मार्च के दौरान वे यहाँ पे आते हैं। और उस समय जो है क्षेत्र में कि हवाओं में कॉफी की खुशबू होती है, कॉफी की भीनी भीनी खुशबू है, पूरे वातावरण में ऐसे फैला हुआ होता है कि जब कोई पर्यटक वहां जाते हैं तो वहीं से बंद करके रह जाते हैं, वहीं के होके रह जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता कि वो वहां से वापस आए। इतना मनभावन दृश्य है, इतना सुंदर शांत प्राकृतिक परिदृश्य वो दिखाई पड़ता है कि लोगों को मन ही नहीं करता कि वो वहां से आए। इस क्षेत्र के लोग बहुत स्वतंत्र हैं, ठीक है। और एक्चुअली एक कथाओं के हिसाब से बताया जाता है कि सिकंदर की सेना जब आई थी तो एक टुकड़ी ऐसी थी जो बहादुरों की, जो वापस ही नहीं जाना चाहिए। उन खूबसूरती को, उन सुंदरता को देख करके वो अस्थायी रूप से वहीं पे बस गए। और तभी से कुछ ग्रीक और कुछ अरबी भी संबंध है इस जगह का। इस जगह का को लेखक ने 3 जगहों से संबंध बताया है। एक किसका? अलेक्जेंडर की सेना से, दूसरा ग्रीक से, और चौथा तीसरा अरेबिक से, ठीक है। अलेक्जेंडर के बारे में बताते हैं कि सिकंदर की सेना की टुकड़ी एक टुकड़ी थी जो कि यहीं की होकर के रह गई। और ग्रीक और अरेबिक को जो है लेखक किस आधार पे बांटते हैं, तो लेखक ये बताते हैं कि वहां के पहनावे के आधार पे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई आपका बाल बड़ा है, आप टर्बन पहनते हैं, तो माना जाता है कि आप पंजाबी हैं, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपका वो पठान सूट है, पठानी कपड़ा आप पहनते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान या उसके संवर्ती इलाके से आप बिलोंग करते हैं। तो हमारा पहनावा हमें बहुत कुछ बताता है, ठीक है। हमारा पहनावा हमें बहुत कुछ बताता है। कुर्द के लोग कुप्पियां पहनते हैं। अब कुप्पियां क्या है? एक लंबा काला कोट होता है जो कि अरबियों के द्वारा पहना जाता है। इस वजह से उनका मानना है कि शायद यहाँ के लोग जो हैं अरबी मूल के भी रहे होंगे। कुछ ग्रीक का भी कपड़ा दिखाई पड़ता है, इस वजह से माना जाता है कि शायद ये लोग ग्रीक से भी बिलोंग करते होंगे। लेकिन पूर्ण रूप से कहना थोड़ा सा संभव नहीं है। और अगर वहां के लोगों की एक सबसे बड़ी खासियत बताई जाए तो कुर्द के लोग बहुत बहादुर होते हैं। ऐसा लेखक ने बताया कि कुर्द के लोग जो है वो बहुत बहादुर होते हैं, बल्कि भारतीय सेना में एक महत्वपूर्ण रेजिमेंटों में से एक कुर्द रेजिमेंट भी है। और भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा, बुक में इन्हीं का नाम जनरल करियप्पा है। वो इसी खूबसूरत जगह कुर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी वो एक कुर्गी थे। कुर्ग में जो है कावेरी नदी बहती है, आपको भी पता होगा कावेरी नदी बहती है, और वो नदी वहां का जल का प्रमुख स्रोत है। और वो लोग जो कि वाटर स्पोर्ट्स में, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो या कोई भी और वाटर स्पोर्ट्स में उनकी दिलचस्पी हो, उनके लिए ये खास तौर पे बड़ा ही अट्रैक्टिव प्लेस है। जो माउंट क्लाइंबिंग को पसंद करते हैं, हिल क्लाइंबिंग को पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये प्लेस जो है बहुत ही अट्रैक्ट करता है। वहां के जंगलों में आप जब गुजरेंगे तो आपको पेड़ पौधों पे बैठे हुए लंगूर, वहां पे तितलियां, वहां पे छोटे छोटे जीव जंतु आपको दिखाई पड़ेंगे, एंड दैट विल attract you a lot and you would not like to come from that place. This is the main virtue of that place because this is so attractive. ये बहुत ही आकर्षक है। और खास तौर पे जो साहसिक खेलों को पसंद करते हैं, जो कि रिवर राफ्टिंग हो या हिल क्लाइंबिंग या फिर रोप क्लाइंबिंग, इस जैसे जितने भी गेम हो उसके लिए थोड़ा साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। हर कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी डेंजरस दिखता है, काफी अलग तरह का खेल है। इस वजह से वहां पे वही लोग जाते हैं जो कि साहसिक प्रवृत्ति के हैं। तो लेखक लास्ट में ऐड करते हैं कि अगर आप एक साहसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, एंड आपको एक नई बार कम से कम इस जगह को विजिट करना चाहिए। तो लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें कर्नाटक के एक छोटे से जिले कुर्ग की सुंदरता के बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं कि यहाँ के लोग बड़े साहसिक होते हैं,
है। यहीं से जनरल करियप्पा भी हमारे भारतीय सेना में आए। भारतीय सेना में रेजिमेंट भी इसका है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक आवरण है। अब हम तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा टी फ्रॉम असम, जो अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया। टी फ्रॉम असम जो है वो अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है, जो गुवाहाटी असम के एक भारतीय लेखक और पत्रकार है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी है। 2014 में उन्हें एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चिल्ड्रन नई दिल्ली के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यानी ये एक बहुत ही नामी गिरामी लेखक हैं, जिन्होंने कि इस कहानी को लिखा है। एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत जो है, अगर बात करें शुरुआत की, तो दो दोस्तों के साथ होती है। जो दो दोस्त हैं, राजवीर और प्रांजल। ठीक है, राजवीर और प्रांजल जो कि असम की यात्रा पर निकले हुए होते हैं, और रास्ते में जब चाय बेचने वाला चाय बेचने आता है, तो उनके बीच हुए कुछ बातचीतों के संदर्भ को निकाल करके उनके कंक्लूजन को, या उनके बीच जो बात हुई कि चाय की ओरिजिन कैसे हुई, चाय की उत्पत्ति कैसे हुई है, और असम की चाय की क्या उपयोगिता है, उसी को एक कहानी लेख के रूप में कलमबद्ध किया है। यहां पर रास्ते में वे एक सड़क के किनारे क्या होता है कि एक चाय विक्रेता से चाय खरीदते हैं। और होता है ना कि आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, और एंड इफ यू नो अबाउट दैट, तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, आप चर्चा करते हैं। तो वहीं पे वो चाय पीते हुए राजवीर प्रांजल को बताता है कि दुनिया में करोड़ों अरबों कप चाय जो है हर रोज पिया जाता है, और राजवीर जहां खूबसूरत और शांत नजारों का आनंद ले रहा था, वहीं प्रांजल जासूसी किताब पढ़ने में व्यस्त था। अगर बात किया जाए कि दोनों में से कौन क्या कर रहा था, तो एक दृश्य देख रहा था वहां की सुंदर घाटियों वादियों का, तो दूसरा जो है जासूसी किताब पढ़ने में एकदम कंप्लीटली वो बिजी था, और उन चीजों को वो पढ़ रहा था। और कि तभी उसको वहां तक, जहां तक भी देख पा रहा था, जहां तक नजर जा रही थी, हर तरफ उसको सिर्फ चाय की झाड़ियां दिख रही थी। उन्होंने एक ऐसी भी इमारत देखी जहां पर कि चाय के चिमनियों से धुआं निकल रहा था, यानी वहां पे काम हो रहा था। असम में चाय के सबसे बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं, यू नो दैट। अब यहाँ पे चर्चा ये शुरू होती है कि कोई नहीं जानता कि पहली बार चाय की खोज किसने की। तो इस पे एक्चुअली में दो कहानियां हैं, दो किंवदंतियां हैं, दो कथाएं बोली जाती है। और उसी कहानियों के अनुसार, चीनी कहानी के अनुसार, चीनी किंवदंती के अनुसार होता यह है कि उबले हुए गर्म पानी में गलती से चाय की कुछ पत्तियां गिर गई, और वहां के जो सम्राट थे, जो शासक थे, उनको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से अब कोई चीज अच्छा लगा तो चलो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड, तो वो उसकी शुरुआत हो जाती है, और वहां से चाय वो कंटिन्यूअसली पीने लगते हैं। इस तरह से चाय जो है अस्तित्व में आया। और एक भारतीय किंवदंती ये है, वो चीनी किंवदंती थी, ये भारतीय यानी क्या बोलते हैं उसको, माउथ स्टोरी, मौखिक बोला गया, ऐसा कोई रिटन एविडेंस नहीं है, लेकिन माउथ स्टोरी के तौर पे तो वो चीनी था। और ये भारतीय ये है कि बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म थे, वो ध्यान केंद्रित करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और उन दौरान उनको नींद आता था। तो वो नींद से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने पलक को काट लेते हैं। ठीक है, अपने पलक को काट लेते हैं, और वो पलक जहां गिरता है वहां पे लगभग 10 चाय के पौधे उनके पलकों पे उग जाते हैं। ठीक है, और जब इन पौधों के पत्तों को गर्म पानी में उबाला जाता है, तो उसके पीने से नींद गायब हो जाता है, क्योंकि उस बोधि धर्म ने, उस बौद्ध भिक्षु ने नींद को भगाने के लिए ही अपने पलक को काट दिया था, और उसी पलक से चाय के पत्तियों यानी चाय के पौधे अस्तित्व में आए, निकल कर आए। इस वजह से उस पौधे को समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि वरदान मिला कि तुम्हारी पत्तियों को जो पानी में उबाल के पिएगा उसको नींद नहीं आएगा। और आज भी हम लोग चाय को कहीं ना कहीं सुबह में इसलिए पीते हैं कि हमारे जो रात की जो नींद होती है, जो अल्प नींद अब भी होता है, वो नींद को भगाने के लिए, ये जब भी हमें थकावट या सुस्ती महसूस होती है, हम
उसको, उस सुस्ती को, उस थकावट को भगाने के लिए चाय की पत्तियों को उबाल करके यानी चाय बना करके हम पीते हैं। दोनों जो है मडियानी जंक्शन पर उतरे और ठेकियाबारी टी एस्टेट चले गए। वहां उन्होंने महिलाओं को चाय की पत्तियां तोड़ते देखा, जो कि महिलाएं ही चाय की पत्तियां तोड़ती है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि उनकी उंगलियां उसके तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है, इस वजह से महिलाएं ही चाय की पत्तियां तोड़ती है। ठीक है। प्रांजल के पिता वहां उसको रिसीव करने आए और उन्होंने कहा, उन्होंने चाय के बगीचे के बारे में, चाय के उस स्टेट्स के बारे में जो कुछ वो जानते थे वो उनको बताए और राजवीर का कहना था कि वो उनसे बहुत कुछ सीखने को उत्सुक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम इस स्टोरी को अगर देखें तो टी फ्रॉम आसाम, तो यहाँ पे हमको आसाम की खूबसूरत वादियों का जिक्र है और ये दो माउथ स्टोरीज जो कि इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, कि एक चीनी कथा के हिसाब से किस तरह से चाय अस्तित्व में आया और एक माउथ स्टोरी जो कि भारत का है कि किस तरह से चाय अस्तित्व में आया। हालांकि चाहे किसी भी तरह से अस्तित्व में आया हुआ हो, बट यू नो दैट टुडे tea is the part and parcel of our life and the mostly people cannot live without tea. तो आज हम ये तीनों चैप्टर को कवर किए, इन तीनों स्टोरीज को कवर किए, and I hope you will not get any kind of problem. And if you will get a problem, then my comment box is always waiting for you. You can ask me a question by comment box. और आपको ऑब्वियसली ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड बड़ा ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी बड़ा ज्ञान की अगले वीडियोस, अगले क्लास, अगले सेशंस आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं फिर अगले क्लास।